आज का टॉपिक है रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, जो कि प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर का एप्लीकेशन है। बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट उष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी वो पढ़ रहे हैं हम। उसमें इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आज रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। जूल थॉमसन प्रभाव द्वारा 0.82 केल्विन ताप प्राप्त किया जा सकता है। इस ताप पर सभी गैसें जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है आदि द्रवित हो जाती है, यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, परंतु इस प्रभाव द्वारा इससे कम ताप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो डीबाई तथा गाउक ने स्वतंत्र रूप से यह प्रदर्शित किया कि अनुचुंबकीय पदार्थों के रुद्धोष्म विचुंबकन एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन द्वारा 0.82 केल्विन से भी कम ताप प्राप्त किया जा सकता है। जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ यानी लवण को चुंबकित करते हैं तो उसके परमाणुओं या अणुओं के संरेखण यानी अलाइनमेंट एक सीधी रेखा में आ जाने के कारण लवण के ताप में वृद्धि होती है, परंतु जब उसी लवण को रुद्धोष्म रूप से यानी एडियाबैटिकली विचुंबकित करते हैं तो उसके ताप में कमी आ जाती है। तो इस प्रभाव को चुंबक उष्मीय प्रभाव यानी मैग्नेटो कैलोरी इफेक्ट कहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग करके गाउक तथा डोगाल ने गैडोलीनियम सल्फेट अनुचुंबकीय लवण का रुद्धोष्म विचुंबन करने में किया, जिसके द्वारा 0.25 केल्विन ताप प्राप्त किया जा सका। डिहोस तथा वियर्समा ने कुछ प्रकार के फिटकरियों जैसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट आदि अनुचुंबकीय लवणों का उपयोग करके 0.002 केल्विन तक प्राप्त करने में सफलता पाई। अब परमाणुओं के नाभिकों की शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा चुंबकित करके तथा फिर रुद्धोष्म विचुंबकन करके 10⁻⁻⁶ केल्विन ताप प्राप्त कर लिया गया है। तो ये प्रक्रिया जारी है न्यूनता प्राप्त करने की। तो यहाँ पे रुद्धोष्म विचुंबकन विधि द्वारा न्यूनता प्राप्त करने के लिए एक कांच की नली है ना, ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये कांच की नली है, बेट की जैसे बना रखी है, कैपिटल ए है ना, उसमें अनुचुंबकीय लवण ये नीचे रखा हुआ है, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक सॉल्ट जैसे गैडोलीनियम सल्फेट या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का परिदर्श हम इसमें कैपिटल ए नली में रखते हैं और इसका संबंध कैपिटल टी नली द्वारा, ये चित्र दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा ढंग से इसको सेट करके आपको समझाता हूँ। इसमें टी जो नली है ये है ना, इस तरह से नली टी है, टी नली द्वारा हीलियम कक्ष से, इधर ये हीलियम कक्ष से हम देख रहे हैं, जोड़ दिया जाता है तथा निर्वात पंप है ना, दूसरी नली को हम ये बाहर की तरफ जो है वो निर्वात नली पंप से जोड़ सकते हैं। यह कांच की नली का कैपिटल ए द्रव हीलियम से भरे ड्यूअर फ्लास्क में है ना, ये रहा ड्यूअर फ्लास्क, यहाँ पे ये इसके बाहर है, उसको हम ड्यूअर फ्लास्क में रख देते हैं और इस फ्लास्क को एक अन्य द्रव हाइड्रोजन से भरे फ्लास्क, ये दूसरा है बाहर की तरफ, ये द्रव हीलियम अंदर है और बाहर वाले में द्रव हाइड्रोजन है। इस प्रकार से द्रव गैसों से भरे फ्लास्कों को एक दूसरे में रखकर ताप प्रवणता उत्पन्न कर लेते हैं, यानी द्रव हीलियम का ताप अलग है, द्रव हाइड्रोजन का ताप अलग है, तो दोनों में ताप प्रवणता टेम्परेचर ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाएगा, ताकि पारदर्शी द्वारा प्राप्त न्यून ताप वातावरण के संपर्क में न आने पाए। अनुचुंबकीय लवण के रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा न्यून ताप प्राप्त करने के लिए कांच की नली का एक के ऊपर चालक कुंडलियां लपेट दी जाती है। ये यहाँ अपन देख रहे हैं है ना, ये चालक कुंडलियां हैं, जिसमें आपके पास किताब होगी उसमें आप वो डिटेल में देख लें, जिसमें चुंबकीय प्रवृत्ति को मापा जाता है। क्यूरी के नियमानुसार चुंबकीय कौन सा अनुचुंबकीय लवणों, क्यूरी ने क्या कहा था कि अनुचुंबकीय लवणों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है कैपिटल एक्स वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। संपूर्ण उपकरण को एक शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों, ये आप देख रहे हैं, ये एन है और ये एस है, ठीक है, उसके बीच में यानी
नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये चुंबकीय बल रेखाएं जाएगी। उसके बीच में इस संपूर्ण जो उपकरण है उसको एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखते हैं। और ये 4.71 में आपने देखा था, इसको डिटेल में समझा रखा है या दिखाया गया है। अब इसमें विधि में हम पढ़ेंगे कि प्रारंभ में कांच की नलिका ए में द्रव हीलियम को लगातार प्रवाहित करते हैं, जिससे अनुचुंबकीय लवण का जो ताप है वो द्रव हीलियम के ताप के बराबर हो जाता है। तब लवण को शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के द्वारा चुंबकित करते हैं, यानी उसमें चुंबकीय बल प्रवाहित होगी और चुंबकन के फलस्वरूप प्रतिदर्श लवण के ताप में वृद्धि हो जाती है लाइन अलाइनमेंट के कारण। और नलिका ए में उपस्थित कुछ द्रव हीलियम उत्सर्जित ऊष्मा को ग्रहण कर गैस में परिवर्तित हो जाता है। वो जो टेम्परेचर बढ़ा वो कौन ले लेगा? द्रव हीलियम ले लेगा और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब निर्वात पंप द्वारा हीलियम गैस व द्रव दोनों को बाहर निकालकर नलिका ए में निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है। निर्वात का मतलब उसमें कोई भी किसी तरह का लिक्विड नहीं है। इस प्रकार चुंबकन की स्थिति में लवण कुछ समय पश्चात द्रव हीलियम के साथ तापीय संतुलन में आ जाता है। अब अचानक चुंबकन क्षेत्र का मान शून्य कर अनुचुंबकीय लवण का रुद्धोष्म विचुंबकन होता है कि पहले आपने उच्च चुंबकीय क्षेत्र में रखा, फिर उन दोनों को चुंबक का मान 0 कर दिया, बी से 0 कर दिया, तो ये कहलाता है रुद्धोष्म विचुंबकन, जिससे लवण का ताप और भी कम हो जाता है। इस विधि द्वारा अत्यधिक न्यून ताप यानी 10⁻³ केल्विन तक प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स है। रुद्धोष्म विचुंबकन की ऊष्मागतिकी हम पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। मान लीजिए कि नलिका ए में अनुचुंबकीय लवण क्षेत्र बी लगाने पर चुंबकन जो तीव्रता है कैपिटल आई यानी चुंबकन प्रति एकांक आयतन वो प्रेरित हो जाती है। और अनुचुंबकीय लवण पर किया गया कार्य तब हम dW = BdI लिखेंगे। वैसे हम जानते हैं P dV होता है, लेकिन यहाँ पे P का स्थान B ले रहा है और V का स्थान I ले रहा है ना। दाब की जगह हम चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं और आयतन में जो प्रसार होता है या कमी होती है उसकी जगह यहाँ पे हम देख रहे हैं चुंबकन जो तीव्रता है वो चुंबकन प्रति एकांक आयतन I वो ले लेती है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हम किया गया जो कार्य है वो यहाँ पे -DI है और वो प्रथम नियम कहता है कि ये du + dW होती है। यहाँ du पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा है, उसमें परिवर्तन है, तथा dW पदार्थ द्वारा किया गया कुल कार्य है। इसमें यांत्रिक कार्य P dV के साथ अन्य कारणों के कारण यानी चुंबकन के कारण से जो किया गया कार्य है वो भी आप जोड़ देंगे तो dW हो जाएगा P dV - BdI। परंतु ठोस पदार्थों में आयतन में परिवर्तन लगभग क्या होता है? 0 होता है। तो dV जब 0 कर देंगे तो पहला पद वापस 0 हो जाएगा, dW का मान -BdI के बराबर हो जाएगा। तो इस समीकरण में हम dW का मान रखेंगे तो dQ आ जाएगा du - BdI। अब ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है कि dQ का मान TdS के बराबर होता है, जहाँ ds एंट्रोपी में परिवर्तन है। तो ठोस पदार्थों के चुंबकन के कारण ये जो दोनों सूत्र प्राप्त हो रहे हैं 1 और 2 ऊष्मागतिकी के चारों मैक्सवेल संबंध वेद रहते हैं। और इस प्रकार एक सामान्य ऊष्मागतिक निकाय के व्यवहार को हम 4 ऊष्मागतिक प्राचार्य PVTS से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर P का स्थान चूँकि -B ले लेगा और V का स्थान कैपिटल I ले लेगा, ठीक है। तो ये समीकरण हमारे पास जो ऊष्मागतिकी का जो नियम मैक्सवेल संबंध है ΔT/ΔP यानी ताप की दाब के साथ परिवर्तन की दर नियत एंट्रोपी पर वो आयतन की एंट्रोपी के साथ परिवर्तन की दर नियत दाब के बराबर उसके बराबर होता है, ठीक है। इसको हम T से ऊपर गुणा करेंगे, T से नीचे करेंगे तो नीचे TdS तो ΔQ के बराबर हो जाएगा और ये समीकरण हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इसमें हम P को -B से और V को I से लिखेंगे तो हमारे पास ΔT/ΔB एट कांस्टेंट S = -T ΔI/ΔQ एट कांस्टेंट B ये प्राप्त हो जाएगा। इसमें इसको हम इस तरह से ΔI/ΔQ को ΔI/ΔT ΔT/ΔQ से लिख सकते हैं। फिर ΔT/ΔQ को नीचे ले जाएंगे तो ΔQ/ΔT आ जाएगा। यह सूत्र इसलिए लिखा कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा है यानी एकांक द्रव्यमान के लिए जो Cb का मान है, वैसे आपने Cp और Cv पढ़ा है,
ठीक है ना। यहाँ पे P का स्थान चूंकि B ले रहा है तो Cp का स्थान कौन ले लेगा, Cb ले लेगा। ठीक है, तो ये स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो Cb है। तो एकांक आयतन के लिए डेल्टा Q बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट B इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास dCb, है ना। हम जानते हैं क्योंकि Cp इजिकल टू क्या होता है, dQ बाई dt लिया था आपने, एट कॉन्स्टेंट P पे लिया था। ठीक है, वही सूत्र यहाँ पे हम काम ले रहे हैं, है ना। यहाँ Cp की जगह Cb आ जाएगा और वही डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं ये 1/m और आता है। ठीक है, एकांक आयतन के लिए m को हम d से व्यक्त कर सकते हैं, तो ये d उधर चला जाएगा, तो dCb इजिकल टू सूत्र ये यहाँ पे आ गया, है ना। एकांक द्रव्यमान साफ भी लिखा है। ठीक है, तो ये सूत्र आपको dCb कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया। इसको यहाँ पर रख देंगे इस सूत्र के अंदर, तो ये सूत्र आ जाएगा हमारे पास डेल्टा टी बाई डेल्टा बी एट कॉन्स्टेंट एस इजिकल टू माइनस टी डेल्टा आई वी ऐसा ही है, और dCb इसके स्थान ले लिया 1/dCb। तो क्यूरी के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है कैपिटल एक्स या जाई जो भी आप कहते हैं, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात एक्स इजिकल टू प्रोपोर्शनल टू 1/t और समानुपाती नियतांक को सी क्यूरी नियतांक कह दिया, लेकिन इसका मान μ0 I अपॉन बी के बराबर ही होता है। और इस सूत्र से हम I का मान निकाल सकते हैं जो कि BC क्रॉस गुणा करने के बाद BC अपॉन μ0 t के बराबर हो जाएगा। समीकरण 8 का ये हमारे पास 8 है, ठीक है ना। इस 8 का t के साथ आंशिक अवकलन करने पर ये हमारे पास 8 थी, इसका t के साथ अवकलन करेंगे, और जबकि b को कांस्टेंट रखेंगे तो b कांस्टेंट है, μ0 कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, 1/t का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/t स्क्वायर, तो मान आ जाएगा हमारे पास -bc अपॉन μ0 t स्क्वायर। अब समीकरण 7 से हम डेल्टा टी अपॉन डेल्टा बी एस इसका मान वहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, इसमें एक टी कट जाएगा, ये ए बी अपॉन सी बी इंटू टी रह जाएगा, सी से सी बी कट गया, और इसमें ये ए इजिकल टू यहाँ पे नया नियतांक ले लिया, फिर इसको टी डेल्टा टी क्रॉस गुणा करने के बाद इसका समाकलन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ताप के साथ और राइट हैंड साइड में बी के साथ, यानी चुंबकीय क्षेत्र के साथ। तो यदि रुद्धोष्म विचुंबकन में जब चुंबकीय क्षेत्र का मान B का मान अचानक शून्य किया जाता है तो माना पदार्थ का ताप T1 से T2 हो जाता है, और इस तरह से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में T1 से T2 तक समाकलन कर देंगे और राइट हैंड साइड में B से 0 तक इसका समाकलन करेंगे। फिर इसको हल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, T2 अंतिम ताप हो गया, T1 प्रारंभिक ताप हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे समाकलन करने के बाद ए बी अपॉन सी बी कॉन्स्टेंट है, बी का बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये इस तरह से माइनस चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि बी से 0 तक है समाकलन इसलिए माइनस चिन्ह आ गया। उधर T1 स्क्वायर को ले जाएंगे और फिर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये समीकरण आएगी, उसमें से भी फिर T1 स्क्वायर कॉमन लेने के बाद दोनों का अंडर रूट लेंगे तो अंतिम ताप T2 का मान इस समीकरण 12 के द्वारा दिया जाएगा। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि जितना अधिक आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा उतना ही कम प्रारंभिक ताप हो जाएगा, अर्थात उतना ही अधिक अनुचुंबकीय पदार्थ का रुद्धोष्म विचुंबकन में शीतलन होता है। तो ए व सी क्यूरी नियतांक कहलाते हैं, परंतु इनके मात्रक विभिन्न हैं। सी का मात्रक केल्विन होता है, जबकि ए का मात्रक हम देखेंगे यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं, और वो जूल केल्विन प्रति किलोग्राम टेस्ला स्क्वायर आएगा। न्यून तापों का उत्पादन एवं अनुप्रयोग। रुद्धोष्म विचुंबकन के द्वारा हमने देखा कि शीतलन लवण के एंट्रोपी एस तथा ताप टी के मध्य जो ग्राफ है, ठीक है ना, वो ये दिखा रखा है, वाई एक्सिस पे एस ले लिया, ये एंट्रोपी S1 है, ये S2, और इधर टेम्परेचर ले लिया, ये T1 और T2 है। तो एंट्रोपी एस तथा ताप टी के मध्य जो ग्राफ दिखा रखा है वो क्या कह रहा है कि एंट्रोपी ताप का फलन होती है, और ओपी व ओक्यू एंट्रोपी एस की ताप पर, है ना, ये यहाँ पे ओ है, ये ओपी और ये ओक्यू, ठीक है, दो ग्राफ बता रखे, ठीक है ना, एस की ताप पर क्रमशः निर्भरता प्रदर्शित करते हैं।
जब चुंबकन क्षेत्र शून्य है तथा जब यह चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा चुंबकित है, तो मान लीजिए, तो जब क्षेत्र शून्य है तब ये इसके द्वारा बता रहे हैं और ये इसके द्वारा OQ के द्वारा बता रखा है, जब एंट्रोपी S है जो चुंबकीय क्षेत्र B के साथ है। तो मान लीजिए बिंदु P प्रति चुंबकीय पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था प्रदर्शित करता है। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा ताप T1 पर समतापीय रूप से इसे चुंबकित किया जाता है, तो एंट्रोपी S1 से S2 तक कम होती है, वह बिंदु Q द्वारा निरूपित अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में रुद्धोष्म विचुंबकन यानी एंट्रोपी नियत रख करने पर अवस्था R प्राप्त होगी, विलवण का ताप घटकर T2 हो जाएगा। तो चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र B अधिक लेने पर प्रारंभिक ताप T1 कम करने पर शीतलन अधिक होगा, है ना। ये यहाँ पे T1 है, ये T2 आ गया, तो यहाँ से T1 से T2 होने के लिए S1 और S2 का मान हम देख रहे हैं, ये जो कम हो रहा है वो PQ ज़्यादा है, यहाँ पे ये कम है, ठीक है ना। तो ये अध्ययन बता रखा है कि कैसे एंट्रोपी और ताप का हम ग्राफ खींचकर जो शीतलन जो प्रभाव है रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा उसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।